ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमारा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था लॉर्ड नोटबुक तक। उसके साथ साथ हमने लॉर्ड मेयो भी कंप्लीट किया और उसके साथ साथ लॉर्ड लॉरेंस भी हमने कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले जो है वो गवर्नर जनरल इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया है, ताकि आपकी जो एक तरह से जो बर्डन है हिस्ट्री का वो कम हो जाएगा और सिस्टमैटिकली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 है। यह पहला एक्ट जो है वो पास किया गया था आफ्टर 1857 रिवोल्ट। और इसके बाद जो है वो कुछ चेंजेस मिल गई, और उन चेंजेस को आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के बाद ज़्यादा चांसेस है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में जब पास किया गया तो वहाँ पे जो वाइस रॉय एडिशनल टाइटल दिया गया, तो फर्स्ट वाइस रॉय जो है वो हमने कल पढ़ा था कि लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। यानी एडिशनल एक टाइटल मिलता है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के दौर में ही चेंज होता है। एक तरह से वाइसरॉय हैड टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। जो एक काउंसिल बनाया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, और उस काउंसिल में वाइसरॉय के पास ये एक पावर था कि वो कुछ इंडियंस को जो है वो नॉन ऑफिशियल की तरफ से जो है वो अपने काउंसिल में बिठा सकता था। यानी नॉन ऑफिशियल, रिमेंबर इट, वाइसरॉय हैड टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल। ये कब हुआ? ये 1861 के एक्ट में हुआ। उसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रेस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बम्बे एंड मद्रास। हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड, जो है वो वेरिन वेरिन हेस्टिंग के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन का पावर स्टार्ट हो गया। यानी उस वक्त जब हमने देखा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिन हेस्टिंग, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया। यानी जो बम्बे और मद्रास थे वो कोलकाता के अंडर चले गए। तो यहाँ पे जो है वो 1861 के समय पे डिसेंट्रलाइजेशन का पावर स्टार्ट हो गया। यानी उनको जो है बॉम्बे और मद्रास को अपना जो है पावर दिया गया। उसके बाद फिर इट आल्सो गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं नहीं समझ सकता हूँ इसको, लेकिन आपको याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, उसको जो है वो एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 1861 का जो एक काउंसिल एक्ट था, इन्होंने क्या कि इसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये किन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अब बनाए गए? बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए, और पंजाब के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर एक अपना दौर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, यानी अपने तरीके जो है वो पढ़ने का वो हम स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड लिटन का दौर हम यहाँ पे अब देख लेंगे। लॉर्ड लिटन के जो दौर है ये वाइस राय होते हैं। जी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1876 से लेके 1880 तक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे, मैं कभी कभार लॉर्ड का नाम भी लेता हूँ, जैसे कि लॉर्ड लिटन मैंने कहा। यहाँ से आप कहोगे कि सर आपने कहा कि वाइसराय का भी नाम जो है वो आपको लेना होगा। जैसे कि वाइसराय जो है ना, वाइसराय एक एडिशनल टाइटल मिल गया इसको 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो आप इसको अगर गवर्नर जनरल भी कहोगे ना, तो आपको क्या है कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइसराय भी एडिशनल में हमें लगाना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉर्ड लिटन लिखा है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1876 टू 1880। तो वाइसराय यहाँ पे मैंने लिखा है। अनपॉपुलर वाइसराय इसे कहते थे लॉर्ड लिटन को। और ये वाइसराय ऐसा था जो इसका रिवर्स कैरेक्टर था। रिवर्स कैरेक्टर का मतलब है ये कोई ऐसा काम करता था जो रिवर्स हो जाता था, इनके खिलाफ ही चला जाता था, या ऐसा करता था जो नहीं करना चाहिए था काम, वो इन्होंने किया। जैसे कि 1876 में और 1880 के दरमियान उन्होंने सेकंड अफगानिस्तान की वार की। उससे पहले हमने कल पढ़ा था कि लॉर्ड लॉरेंस के समय एक अच्छा टाइम था। उस वक़्त कहा जाता है कि एक फ़ेवरेबल कंडीशंस थे, लेकिन लॉरेंस ने अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया। लेकिन लॉर्ड लिटन ने ये चीज़ें नहीं देखी, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन सेकंड अफ़गान वार जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन स्टार्ट होती है। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ग्रैंड दिल्ली दरबार। कहा जाता है कि जब ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो उस वक़्त जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ेमीन आ चुका था। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। 1877 में टुक डेकोरेट किसको? क्वीन विक्टोरिया को, और डिक्लेयर किया उसको, क्वीन विक्टोरिया को, केसरी हिंद। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इनके ही बारे में कुछ और चीज़ें हम देख लेंगे। लॉर्ड लिटन ने पास किया आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट का मतलब है जिनके पास भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते, आर्म्स होते, तो उनके पास लाइसेंस होना बहुत लाजमी था। एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की इंडियंस के हाथ में आर्म्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने पिछले पीछे पीछे भी ये पढ़ा कि
जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो वहाँ पे जो है एक तरह से उसके बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी चौकन्ने हो गए और काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गए और उन्होंने कहा कि अब सेकंड पॉसिबल रिवोल्ट अगर कोई भी बड़ा हो तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ें वो कर रहे थे। उसके बाद फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पास किया गया, यानी जो जो भी ये इंडियन यहाँ पे न्यूज़पेपर्स होते थे उनको एक तरह से सेंसरशिप लगाई गई। उसके बाद सेकंड एंग्लो अफ़गान वार, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सेकंड एंग्लो अफ़गान वार उन्होंने की। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पसंदीदा मेरे जो है वो लॉर्ड रिपन है, वाइसरॉय, क्योंकि इनके दौर में आप देखोगे कुछ ऐसे काम हो गए हैं जो काफ़ी एक तरह से सोशल काम उन्होंने किया। जैसे कि इन्होंने रिपील किया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, उसी प्रेस एक्ट को जो लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि इसे हमने रिपील करना चाहिए क्योंकि हमने फ्रीडम जो है वो छीननी नहीं चाहिए प्रेस की एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम होनी चाहिए। चलिए उसके बाद फिर इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास किया और चाइल्ड लेबर, इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है यहाँ पे चाइल्ड लेबर का। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया। इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो मज़दूरी करते बच्चे, उनको फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करना चाहिए, उनकी जो है हालत ख़राब होती है, तो इस वजह से इन्होंने एक फैक्ट्री एक्ट पास किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर पास द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया इनके दौर में। और इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को हमेशा याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा, पहले दोनों काम सोसाइटी के रिलेटेड, तीसरा काम भी सोसाइटी के रिलेटेड, चौथा काम भी सोसाइटी के रिलेटेड। उसके बाद फिर खास तौर पर इंडियन सोसाइटी के रिलेटेड हंटर कमीशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए 1882 में। हंटर कमीशन का सिर्फ काम यही था कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको किस तरह से हम जो है वो बूस्टअप करें, तो ये हंटर कमीशन उन्होंने जो है वो अपॉइंट किया। उसके बाद फिर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बन जाती है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने एल्बर्ट बिल एक जो है वो बिल लाई थी, उसमें जो है वो इंडियन जजेस को उन्होंने पावर में रखा था, यानी एक पावर दिया था इंडियन जजेस को कि आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो जो यूरोपियन केसेस हो गए, यानी जो यूरोपियन केसेस होंगे। सो ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बन जाती है, इसीलिए इसे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है, क्योंकि ये पसंद नहीं किया जाता था इंग्लैंड में कि जो है वो हमारे केसेस को इंडियन जो है वो हासिल, यानी इंडियंस हाथ में लेंगे हमारे केसेस को, यूरोपियन केसेस को। लेकिन लॉर्ड रिपन ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने इंडियन जजेस को भी ये पावर में रखा, ये एक फैसिलिटी दी कि आप जो है इंडियन केसेस को भी हैंडल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। उसके बाद फिर लॉर्ड डुफेरिन आ गया। लॉर्ड डुफेरिन का समय है 1884 से लेके 1888 तक। लॉर्ड डुफेरिन के समय पे सिर्फ 2 चीज़ें हो जाती है, यानी सबसे अगर बड़ी बात कह दी जाए यहाँ पे, वो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है 1885 में, जब ए.ओ. ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाते हैं। हमने ये सब सेपरेट टॉपिक पढ़ना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब और कहाँ पे बना था ये, यहाँ पे वो ऐड नहीं किया है मैंने। उसके बाद फिर इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लॉर्ड डुफेरिन ने, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि किसने कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये लॉर्ड डुफेरिन ने कहा था। लॉर्ड डुफेरिन का दौर जो है 1884 से लेके 1888 तक था। चलिए फिर से हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से ये लर्न हो जाए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन अनपॉपुलर और वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर से कहा जाता है, ग्रैंड दिल्ली दरबार उन्होंने मुनक़्क़द की 1877 में। उसके बाद फिर जो है वो और क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर किया केसरी हिंद, इन्होंने पास किया आर्म्स एक्ट को 1878 पास किया उन्होंने, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878। उसके बाद फिर लॉर्ड रिपन का दौर स्टार्ट होता है। लॉर्ड रिपन ने रिपील किया जो प्रेस एक्ट था। उसके बाद फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट बनाया और प्रोहिबिट किया चिल्ड्रन को कि वो फैक्ट्रीज़ में काम ना करें। उसके बाद फिर इन्होंने पास किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और इसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हंटर कमीशन ने इन्होंने लाया। हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए था 1882 में। उसके बाद फिर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बन जाती है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने इंडियन जजेस को भी कहा कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं इंटू यूरोपियन केसेस में। लॉर्ड डिफरेंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। लॉर्ड डिफरेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनके दौर में फाउंडेशन मिलती है, ये फाउंड करता है ए ओ ह्यूम फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके जो जो पहले जो है इनका जो पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में होता है। उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ जो है वो लॉर्ड डुफेरिन ने कहा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं और लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के दौर में कुछ ख़ास बात नहीं होती। 1888 से लेके 1894 तक इनका दौर चला
चलता है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ किया, बहुत बड़ी बात यहाँ पे है, इन्होंने कैटेगराइज किया सिविल सर्विसेज को, जो इंडिया में सिविल सर्विसेज है उसको कैटेगरीज में तब्दील किया। जैसे कि इन्होंने इम्पीरियल नाम रखा, प्रोविंशियल नाम रखा और सबॉर्डिनेट जो है वो नाम रखा। और अपॉइंट किया गया एक कमीशन, ड्यूरेंट कमीशन कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन जिसे आज कहा जाता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। हमेशा याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरेंट लाइन किसके बीच में है, तो वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये कब बनाई गई थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन 1892 में। चलिए उसके बाद फिर लॉर्ड एलिगन सेकंड आते हैं। लॉर्ड एलिगन फर्स्ट जो है वो 1862 के बाद आते हैं, 62 से लेके 63 तक आते हैं। और लॉर्ड एलिगन सेकंड जो है 1894 से लेके 1899 तक आते हैं। इनके दौर में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। लायल कमीशन को बिठाया जाता है। लायल कमीशन को इसलिए बिठाया जाता है, पूछा जाएगा कि लायल कमीशन इंडिया में किसके दौर में लाया गया था? लॉर्ड एलिगन सेकंड के दौर में। और ये क्यों बिठाया गया था, या यानी ये क्यों अपॉइंट किया गया था? लायल कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो है वो फेमिन चल रहा था, फेमिन के बाद। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स किस, यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की असैसिनेशन किसने की थी? 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, वो भी 1897 में। तो वो चपीकर ब्रदर्स ने की थी असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का दौर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। लॉर्ड कर्जन, और मैंने आपको कल ही बोला था, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड नॉर्थब्रूक, ये दो वाइसराय ऐसे हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया था बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज। जो नॉर्थब्रूक है उन्होंने अफगान क्वेश्चन पे उन्होंने रिज़ाइन किया था, और लॉर्ड जो है वो कर्जन भी जो है वो रिज़ाइन करते ऑफिस से। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक इन्होंने अपॉइंट किया पुलिस कमीशन को, और इनका नाम था पुलिस कमीशन का एंड्रयू फ्रेजर का, ताकि वो देखे कि कहाँ कहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती है और कहाँ कहाँ पे जो है वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन क्या सही काम करती है या नहीं करती। एक इम्पॉर्टेंट काम इनके दौर में होता है, जैसे कि पास्ड दे एंशंट मोन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1904। प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया जाता है, पास द एंशंट मोन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1904। और ये इसलिए पास किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू रिस्टोर इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज इस्टेब्लिश्ड, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज इस्टेब्लिश्ड। ये इन्होंने पास द एंशंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, और ये इसलिए पास किया गया ताकि इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको रिस्टोर किया जाए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज इस्टेब्लिश्ड। जो हमने डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी और जो कंप्यूटर्स का सिलेबस है जम्मू कश्मीर, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे आपके सामने रखा है JKSSB ने, वो हम उसको कंप्लीट करेंगे, और मैक्सिमम वही सिलेबस है। उसके बाद फिर इंग्लिश और आपका जो है वो वहाँ पे रीजनिंग रह जाती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक्स है आपके लिए। अगर आपके वहाँ पे 150 मार्क्स से, यानी 150 अगर मार्क्स से 120 क्वेश्चन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनमें से जो है वो आपको शायद 60 से 70-80 क्वेश्चन तक इनमें से पूछा जा सकता है। सो आपको जो है वो काफ़ी डीपली इन चीज़ों को पढ़ना होगा। चलिए उसके बाद फिर इन्होंने पास किया, लॉर्ड कर्जन की बात चल रही है यहाँ पे, पास द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है। उसके बाद फिर इस्टेब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस्टेब्लिश्ड इंपीरियल डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किसने किया था? नन अदर देन लॉर्ड कर्जन। एंड ICAR एट न्यू दिल्ली, जो है वो इस वक्त जो है ICAR वो बनाया गया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट वो दिल्ली में वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन आज जो है वो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट का काम कर रहा है वो इस वक्त। उसके बाद फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो फॉर्मली जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ यहाँ तक आपका ये चैप्टर था, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ। कल हमने पढ़ना है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और कोशिश मैं करूँगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 का दौर वो भी स्टार्ट करूँ। उसके बाद फिर आपको जो है वो 3 चीज़ें यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमें रिलीजियस मूवमेंट्स आपको पढ़ना पढ़ना है, कुछ अपराइजिंग जो हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 से लेके 1947 तक, वो पढ़ना है। तो आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री आपकी जो है वो 1-2 दिन में आपकी लगभग हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो है वो 20 से 30% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री
और एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें भी कम से कम जो है वो 10-15 लेक्चर्स आपको ऐड करने होंगे। सो आपकी हिस्ट्री जो है वो 10-15 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है। जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में, उन क्वेश्चंस को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम लोग जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं 2-3 बुक्स के साथ में हम लोग चल के ये जो है आपके सामने ये लेक्चर सीरीज़ लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।